नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपनी ये पहली क्लास है। आज अपनी ये पहली क्लास है। ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहता हूं कि आप सभी इस आने वाली एग्जाम को देकर के आप सभी सफल होंगे। एक एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। एक बार आप बता दीजिए, क्या वॉइस है जो क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो एकदम ओके है, तो फिर अपन क्लास को करते हैं स्टार्ट। एक बार बताइए आप। ये लाइव क्लास हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप वीडियो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लीजिए। जब तक नेसेसरी नहीं हो तब तक कमेंट ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि कमेंट से आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा। आप अपना रजिस्टर लीजिए, आप अपनी पेन ले लीजिए और साथ साथ एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है। सबको पता है ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो अपनी जो वैकेंसी आई है 2025 वाली आरपीएससी की, इसमें कुल मिलाकर के अपने सब्जेक्ट की जो पोस्टें आई है ड्राइंग की, वो कितनी आई है? वो आई है 180 पोस्टें। कितनी आई है? वो पोस्टें आई है 180 पोस्टें। ठीक है सर, गुंजन जी ऑल क्लियर, ओके। और भी बता दीजिए। अच्छा, इसके साथ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि अगर किसी भी विद्यार्थी को लाइव में दिक्कत आ रही हो कि भाई वीडियो में कि भी वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, हमारे एंड से वीडियो एकदम से ओके है। किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये कीजिए कि आप अपने मोबाइल के अंदर से वीडियो की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ा लीजिए। महेश कुमार शर्मा ऑल क्लियर, धन्यवाद सर। करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। के जोशी सर ओके, ऑल इज वेल, ठीक है। करते हैं स्टार्ट अपन। तो अपना पहला टॉपिक है कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में अपना आज पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। क्योंकि अपन जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी क्लियर पढ़ने वाले हैं। किससे? सविता पवार ऑल क्लियर, ठीक है, ओके, बेस्ट, ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके, शानदार, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा था कुल मिलाकर के जो पोस्टें आई है वो आई है 180 पोस्टें। आपके लिए बेहतरीन मौका है और मैं आपके साथ मिल करके ये वादा करते हैं अपन सभी मिल करके कि ये 180 की जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों में एक सिलेक्शन अपन को खुद को करवाना है। मिशन आर्ट है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप अपनी एंड से किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके एमसीक्यू भी आपको करवा दिए जाएंगे और आपको जो प्रैक्टिस है वो ये मान के चलिए आप A1 यानी सुपर लेवल की आपको जो प्रैक्टिस है वो हमारी एंड से करवाई जाएगी। सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कमी है वो नहीं रखी जाएगी। कुल मिलाकर के सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आजकल आते हैं 140 क्वेश्चन, और 140 क्वेश्चन में मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि अपन क्वेश्चन है जो अपने पढ़े हुए क्लासों में से अपने टेस्टों में से आए। विश्वास दिलाता हूं कि इस वैकेंसी में तैयारी करने के बाद आप कहोगे कि बहुत शानदार तरीके से हमारा सब्जेक्ट है जो क्लियर हो चुका है। चलो बात करते हैं किसकी? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आप इस शब्द को समझिए पहले। आप किसको? प्राग इतिहास, यानी जो प्राग इतिहास शब्द है ये बना है प्राक धन इतिहास। किससे? प्राक धन इतिहास से बना है। यानी प्राक का मतलब होता है पूर्व, पूर्व या पहले। यानी इतिहास से पहले या इतिहास से पूर्व की जो घटनाएं हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राक इतिहास। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राक इतिहास। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में हम देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राक धन इतिहास। ठीक है, प्राक धन इतिहास, ये चीजें हैं जो मैं आपको मिटा देता हूं। फिर भी अगर आप जो चीजें हैं वो साथ साथ नहीं लिख पाते हो तो ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही पैनल पीडीएफ है जो आपको प्राप्त हो जाएगी। यही पैनल पीडीएफ है जो आपको प्राप्त हो जाएगी।
कौशल्या सिद्ध जी ऑडियो के लिए डिमांड कर रही है। अभी आप ऑडियो के लिए मत भेजिए, आप कोई भी चीज है वो कमेंट कर दीजिए, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि फिर इससे क्या है, अपनी लाइव क्लास है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आप उधर से बोलोगे फिर वो मैं सुनूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। अभी अपनी क्लास ही स्टार्ट अभी करें, तो आज की क्लास में आप देखिए, ये डाउट सेशन में अपन करते हैं ट्राई की, और ये जो अपना सिस्टम है ऑडियो वाला ये भी अप्लाई कर लेंगे, लेकिन इससे आप कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं ऑडियो वाले से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्राक धन इतिहास, यानी इतिहास से पूर्व की घटनाएं हैं वो सारी किसमें आएगी, प्राक इतिहास में आएगी। ये अपने जो बैचेज वगैरह है वो चल रहे हैं, सबको पता है। अब अपन देखते हैं सबसे पहली चीज, इतिहास क्या है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर अपन तो ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो ये चीज कहां से आ गई अपने लिए कि इतिहास क्या है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, बात यह है कि अपना जो चित्रकला है वो इतिहास का भाग है, इतिहास का पार्ट है। तो इतिहास की जो थ्योरी है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ ले इतिहास क्या है तो क्या बताओगे, बताओगे कि वे घटनाएं जो मानव जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है, क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। क्या एक चीज लिख देने से ये परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। वे घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है वे इतिहास है, लेकिन वे घटनाएं जो भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करती है वे भी इतिहास है। उन सभी घटनाओं में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर क्रमबद्धता नहीं है तो हम उसे इतिहास नहीं कह सकते। अगर क्रमबद्धता नहीं है तो हम उसे इतिहास नहीं कह सकते, हम उसे इतिहास नहीं कह सकते। और हमें इतिहास के अंदर क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तब जाके हम इसे क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो जो चीजें इतिहास की परिभाषा में है वो मैं लिखता हूं, आप साथ साथ नोट करते रहिए। इसमें फर्स्ट लगा के लिखो, फर्स्ट लगा के, फर्स्ट है वो ये है कि वे घटनाएं, वे घटनाएं जो मानव जीवन को, मानव जीवन को क्या करती हो, प्रभावित करती हो, प्रभावित करती हो। वे घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। इसके साथ साथ इसमें दूसरी परिभाषा ये रहेगी, इसी के साथ दूसरी कंडीशन ये रहती है क्या, कि वे घटनाएं, वे घटनाएं जो भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करती है, वे घटनाएं जो भौगोलिक जीवन को, भौगोलिक जीवन को, जीवन को प्रभावित करती है, प्रभावित, प्रभावित करती है। इसके अलावा इन सभी घटनाओं में तीसरी चीज ये कि इन सभी घटनाओं में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। इन सभी घटनाओं में, घटनाओं में, इन सभी घटनाओं में क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता। इन सभी घटनाओं में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। इन सभी घटनाओं में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, या इन सभी घटनाओं में क्रमबद्धता हो, यानी होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, क्या इतिहास की परिभाषा कंप्लीट हो गई, अभी नहीं हुई, अब होगी इतिहास की कंप्लीट परिभाषा है जो कि वे घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है क्या इतिहास है क्या, नहीं। वे घटनाएं जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है क्या इतिहास है क्या, नहीं। इतिहास है भी और नहीं भी, लेकिन कंप्लीट इतिहास कब बनेगा, जब उनमें क्या हो, उनमें हो क्रमबद्धता। और क्रमबद्धता के साथ साथ उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। यानी इन घटनाओं के, इन
इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हो, साक्ष्य मौजूद हो, तब बनती है इतिहास। तो आपसे प्रश्न पूछे इतिहास क्या है? वे घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, वे घटनाएं जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हैं, वे घटनाएं या उन घटनाओं की क्रमबद्धता हो और उनके साक्ष्य उपलब्ध हो, तो वो क्या होता है? वो होता है इतिहास। एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वे घटनाएं जो मानव जीवन को, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हो तथा उनकी क्रमबद्धता हो और उनके साक्ष्य मौजूद हो, तो हम उसे इतिहास कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे इतिहास कहते हैं। अगर आपकी इतिहास की ये जो परिभाषा है, ये कंसेप्ट है, ये क्लियर हो गया तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि एकदम से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे, इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे चलते हैं। एक बार थंब भेज दीजिए आप कि ऑल इज वेल, सारी चीजें क्लियर। इतिहास क्या है ये चीज आपके कंसेप्ट है जो क्लियर हो गया है। ठीक है गुंजन जी, महेश जी, ओके ओके, चलो चलते हैं आगे। अब सारी चीजें हैं जो आपको इसी प्रकार से पढ़ाई जाएगी, यानी आधी चीजें पीपीटी पे रहेगी, जो चीजें जैसे इमेज वगैरह है, जो चीजें आपको दिखाना वो पीपीटी पे रहेगी, बाकी चीजें मैं आपको बहुत स्मूथली ऐसे करके अपन पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ी सी हो सकता है बातचीत अपनी ज्यादा हो, क्योंकि अपनी ये पहली क्लास है, तो आगे से अपन इतनी ज्यादा है चीजें हैं वो थोड़ी बातें हैं जो कम करेंगे। ठीक है, तनु बंसल जी और तन्मय जी, नरेंद्र जी, के सर, ओके ठीक है ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे साक्ष्य के बारे में। अब इसमें देखो, इसी से आगे जुड़ी हुई चीजें, कैसे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है वो आप ध्यान रखो। इतिहास क्या है मैंने ये बताया, इसमें मैंने आपको बताया वे घटनाएं जो मानव जीवन को, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हो और उनमें क्रमबद्धता हो, और उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनमें साक्ष्य क्या हो, मौजूद हो, उनके अंदर साक्ष्य क्या हो, मौजूद हो, तो वो क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं अपन क्या कि ये साक्ष्य क्या है, क्या है ये साक्ष्य, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें हमें देखने वाले हैं। देखते हैं साक्ष्यों के बारे में कि साक्ष्य क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। साक्ष्यों की बात करें तो मेनली जो साक्ष्य है हमें इतिहास में वो तीन प्रकार के मिलते हैं। वही ड्राइंग में साक्ष्य होगी, वही चीजें आपकी किसमें होगी, वही चीजें होगी अपनी ड्राइंग में, वही चीजें किसमें होगी, ड्राइंग में होगी। एक मिनट, ठीक है, ड्राइंग में होगी। तो साक्ष्यों में हमें तीन प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। नंबर एक पुरातात्विक साक्ष्य, नंबर दो साहित्यिक साक्ष्य, और नंबर तीन विदेशी विवरण। किस प्रकार से अपन इतिहास से कनेक्ट करते हुए चित्रकला की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप आज की ये क्लास देखने के बाद समझ जाओ कि आपके किसी भी प्रकार का डाउट है वो नहीं रहने वाला है। सारे डाउट मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो साक्ष्यों की बात करें तो हमें साक्ष्य, मेनली जो साक्ष्य है वो तीन प्रकार के हमें मिलते हैं। नंबर एक पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। नंबर दो, पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा हमें मिलते हैं क्या, साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य या साहित्य से जुड़े हुए साक्ष्य यानी साहित्यिक साक्ष्य। और नंबर तीन है विदेशी विवरण। नंबर तीन क्या है, नंबर तीन है विदेशी विवरण। ठीक है, साक्ष्य हमें मिलते हैं तीन प्रकार के, मेनली तीन प्रकार के साक्ष्यों का हम अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन से? नंबर एक में हम पुरातात्विक साक्ष्य, नंबर दो साहित्यिक साक्ष्य, और नंबर तीन विदेशी विवरण। अब हमें साहित्यिक साक्ष्य नहीं पढ़ने, हमें विदेशी विवरण नहीं पढ़ने, हमें तो क्या क्या पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य। हमें क्या पढ़ने हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ना है। अब पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर क्या आते हैं? इसमें अभिलेख आते हैं, इसमें चित्र आते हैं, इसमें भित्ति चित्र आते हैं। वो चीजें हम देखते हुए अपने ड्राइंग की तरफ आते हैं, अपने ड्राइंग की तरफ आते हैं। तो साक्ष्यों के अंदर बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण,
साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, अब पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं कि ये पुरातात्विक साक्ष्य जो कौन कौन से हैं और इनके जो सब सेक्शंस होते हैं, इनके अंदर और क्या क्या चीजें होती है वो भी हम देखते हैं। तो अपना एक नंबर पे क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है, अभिलेख आता है। क्या आते हैं, अभिलेख। अब प्रश्न यहीं से आता है, अभिलेख क्या है। हालांकि चित्रकला के अंदर आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि अभिलेख क्या है, लेकिन फिर कह रहा हूं जिस लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाना असंभव नहीं है कि अभिलेख क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और मान लो कि एग्जाम में नहीं भी पूछे तो भी आपको अभिलेख का ज्ञान तो होना चाहिए। क्या है अभिलेख, अभिलेख होता है किसी कठोर सतह पर लिखा गया लेख या किसी कठोर सतह पर उत्कीर्णित या उत्कीर्ण किया गया लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अभिलेख क्या होता है, अभिलेख किसी भी कठोर सतह पर, किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख, उत्कीर्ण किया, उत्कीर्ण या फिर अपन कह सकते हैं उकेरा। ठीक है, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण या फिर अपन कह सकते हैं उकेरा गया, किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख, किया गया लेख क्या कहलाता है, ये कहलाता है अभिलेख। किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो अभिलेख के अंदर कौन कौन से हैं जो अभिलेख के अंदर आते हैं, जैसे क्या क्या शिलालेख किस में आता है, अभिलेख में आता है। गुहाभिलेख यानी गुफाओं पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है, गुहाभिलेख, वो भी इसमें आता है। मुद्राभिलेख भी इसमें आता है। इसके अलावा स्तंभों पर लिखा गया लेख भी क्या है, इसके अंदर आता है। तो अभिलेख के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, अभिलेख में नंबर 1 क्या आएगा, इसमें आता है शिलालेख। अभिलेखों में क्या क्या हो सकते हैं, अभिलेखों में शिलालेख होता है एक तो, बिल्कुल। अभिलेखों में क्या होता है, एक तो होता है शिलालेख, आप याद रखना। शिलालेख यानी शिलाओं पर या किसी पत्थर पर, किसी चट्टान पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। शिलालेख बहुत लिखे हुए, आज भी अपन देखें तो किसी भी भवन वगैरह का जो गवर्नमेंट की तरफ से उद्घाटन वगैरह किया जाता है तो उनके ऊपर एक मार्बल के अंदर एक लेख लिखा होता है कि किसने बनवाया, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया। तो उस प्रकार के जो लेख है वो किस में आते हैं, ये शिलालेखों में आते हैं, क्योंकि पत्थर की वो शिला बनी होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। नंबर 1 इसमें क्या आ गया, शिलालेख आ गया। शिलालेख के अलावा इसमें और क्या होते हैं, इसमें होता है एक गुहाभिलेख। इसमें और क्या होता है, एक होता है गुहाभिलेख। गुहाभिलेख एक इसमें क्या आता है, एक आता है इसमें गुहाभिलेख। गुहा का मतलब होता है गुफा, गुहा का मतलब होता है गुफा, यानी गुफा के ऊपर लिखा गया लेख या गुफा के आगे, गुफा के अंदर जो लेख लिखा गया। लेख का मतलब, इस लेख में क्या होता है, संदेश होता है। लेख क्या होता है, लेख होता है संदेश। लेख शब्द से बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, लेख का मतलब होता है संदेश, यानी इसमें कुछ न कुछ संदेश या कोई न कोई जानकारी लिखी होती है। क्या लिखी होती है, इसके अंदर कोई संदेश या इसके अंदर कोई न कोई क्या लिखी होती है, इसमें कोई न कोई जानकारी है जो लिखी होती है। तो शिला पर लिखी हुई जानकारी शिलालेख, गुहा पर लिखा गया संदेश या जानकारी गुहाभिलेख। इसके अलावा किसी मुद्रा पर लिखी गई है तो उसे कहा जाता है मुद्राभिलेख। अगर मुद्रा पर लिखी हो तो उसे कहा जाता है मुद्राभिलेख। ठीक है, और एक आता है अगर कोई स्तंभ पर लिखी हुई हो, जैसे मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तंभों का निर्माण करवाया था, तो स्तंभों पर जो संदेश लिखे थे उसे कहा गया था स्तंभ लेख। तो इसमें एक और क्या आता है, इसमें एक आता है स्तंभ लेख, एक आता है इसके अंदर स्तंभ लेख। तो अभिलेखों में किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। और अभिलेख में
क्या क्या चीजें आती है, शिलालेख हो सकते हैं, गुहा भी लेख हो सकते हैं, इसमें मुद्रा भी लेख हो सकते हैं, और इसके अंदर स्तंभ लेख भी हो सकते हैं, इसके अंदर स्तंभ लेख भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे क्या, भित्ति चित्र। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है इसमें, देखनी है भित्ति चित्र। किसमें, पुरातात्विक साक्ष्यों में। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख अपन ने पढ़ लिया, अभिलेख के बाद हम देख रहे हैं क्या, भित्ति चित्र या चित्र के बारे में। चित्र भी हमें साक्ष्य के रूप में मिले हैं। चित्र या फिर हम बात करें तो भित्ति चित्र हमें कहां कहां से मिलते हैं, किसी स्मारक, यानी कोई स्मारक, कोई स्मारक हो सकता है, उसके ऊपर बनाए गए, उसके दीवार पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, भित्ति चित्र कहलाते हैं। वहां पर बने हुए चित्रों को चित्र भी हम कह सकते हैं और भित्ति चित्र भी कह सकते हैं। कोई स्मारक हो सकता है, इसके अलावा बात करें तो कोई दुर्ग हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो ये तो भित्ति चित्र, स्मारक और दुर्ग तो किसके प्रकार हैं, ये भित्ति चित्र के प्रकार है। जबकि ओनली चित्र की बात करें तो ओनली चित्र में भी दो तीन चीजें और आती है, जैसे मुद्रा है, मुद्रा अभिलेख में भी आता है, और मुद्रा है जो ओनली चित्र में भी आता है। ओनली चित्रकला का भी भाग होता है। तो ओनली चित्रकला में बात करें, ओनली चित्रकला में बात करते हैं, ओनली चित्रकला में हम बात करते हैं तो ओनली चित्रकला में बात करते हैं तो इसमें आएगा मोहर हो सकते हैं। क्या हो सकती है, इसमें मोहर हो सकती है। मोहर जरूरी थोड़ी है कोई धातु की बनी, ये मिट्टी की भी बनी हो सकती है, सेल खड़ी वगैरह बहुत हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें जो मिली है। तो इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर मोहर हो सकती है, इसके अंदर सिक्के होते हैं, सिक्के होते हैं, सिक्कों पर भी चित्र बने होते हैं। और इसके अलावा मृद भांड, यानी मिट्टी के जो बर्तन बने हैं, मृद भांड है, मृद भांड है, मृद भांड है। मृद भांड पर भी क्या बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर हमने अभिलेख और ये जो भित्ति चित्र और चित्र है, इनको हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। इनको हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। हमने देखा अभिलेख क्या होते हैं, किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अभिलेख में क्या क्या आता है, शिलालेख आता है, यानी इसकी श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती है, शिलालेख, गुहाभिलेख, मुद्रा अभिलेख, मुद्रा यानी जो सिक्के होते हैं वो मुद्रा अभिलेख, और इसके अलावा आते हैं इसके अंदर स्तंभ लेख। चित्र या भित्ति चित्र में बात करें तो स्मारक है, दुर्ग है, ये भित्ति चित्र में आ जाते हैं। और चित्रकला में बात करें तो मोहर, सिक्के और मृद भांड है जो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अगर आपसे प्रश्न पूछे, एक प्रश्न बन जाता है कि चित्रों की बात करते हैं कि चित्रों के जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो सबसे पहले कहां से मिलते हैं। ये नोट लगा करके एक चीज आपको मैं लिखा देता हूं, नोट लगा करके आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। नए पेज ले लेता हूं मैं, नया पेज, नोट। नोट, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो एक बार, अगर आपको ये अभिलेख और भित्ति चित्र वाला अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए ताकि हम चले आगे। एक बार थंब का निशान भेजिए आप, ठीक है ना। तब तक मैं आगे की परिभाषा है वो लिखता हूं। परिभाषा क्या है, नोट ये है, नोट में हमें लिखना है कि प्राचीनतम प्राचीनतम भित्ति चित्रकला, प्राचीनतम भित्ति चित्रकला या भित्ति चित्र या चित्रकला की प्राचीनतम भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला के जो साक्ष्य हैं, भित्ति चित्रकला के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं भीमबेटका से। कहां से मिलते हैं, ये मिलते हैं भीमबेटका गुफा से, भीमबेटका गुफा से। भीमबेटका की गुफा कहाँ है, ये है आपकी मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है, ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, महेश जी, नरेंद्र जी, श्वेता जी, तन्मय जी, तनु जी, गुंजन जी, विमला जी, ठीक है। ओके ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम इससे आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इतिहास, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि
इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? इतिहास को हम करते हैं 3 भागों में डिवाइड। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब कैसे बांटा गया, क्यों बांटा गया, यहां से अपनी जो मेन पृष्ठभूमि है ड्राइंग की वो तैयार होती है, क्योंकि यहाँ आ रहा है ना प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ से अपनी चित्रकला है जो स्टार्ट है होती है। तो इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कहीं पर भी वहां पर भी ऐसे ही पढ़ेंगे और अपनी चित्रकला में भी हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? इसको प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? इसको प्राचीनतम काल कहा जाता है। कौन सा काल है? ये है प्राचीनतम। अत्यंत प्राचीनतम बोले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, प्राचीनतम, बहुत ज्यादा प्राचीन। फिर आता है आद्य इतिहास, ये इससे कम है, इससे कम है तो हम इसे कहते हैं क्या? प्राचीन। इसे हम क्या कहते हैं? प्राचीन कहते हैं। और एक है इतिहास, जिसे हम आधुनिक या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाले। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्राचीनतम यानी बहुत ज्यादा प्राचीन है। आद्य इतिहास, जिसके अंदर प्राचीन यानी इससे थोड़ा बाद का समय, और इससे आद्य इतिहास के बाद का जितना भी समय है वो सारा किस श्रेणी में आता है? वो सारा का सारा इतिहास की श्रेणी में आता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास काल में क्या अंतर है ये हम देखने वाले। हमें प्राग ऐतिहासिक काल को हमने प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहा? इसके पीछे कारण था कि यहां से हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि इतिहास की परिभाषा क्या थी? वे घटनाएं जो जीवन को प्रभावित करती है, मानवीय जीवन को प्रभावित करती है, भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हो। अब यहाँ जो प्राचीन, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इनकी घटनाएं हैं जो मानव जीवन और भौगोलिक जीवन को प्रभावित तो करती है, लेकिन इसके बाद हमें क्रमबद्धता है जो थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, और क्रमबद्धता के बाद हमें किसी भी प्रकार के जो साक्ष्य है वो नहीं मिले। साक्ष्य किस प्रकार के साक्ष्य? लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले और उनको हम पढ़ नहीं सके, इसलिए हम इसे इतिहास में नहीं डालते। इतिहास की मेन चीज ये है कि इसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिलनी चाहिए, उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी गया हो और उसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। इनके अंदर हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इस वजह से हम इसको इतिहास के साथ इतिहास की श्रेणी में नहीं डाल सकते, ये इतिहास के अंदर नहीं आता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, नहीं मिले। इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य है जो नहीं मिले। तो क्या मिले यहां से? हम क्यों पढ़ रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल? हमें यहां से मिले केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य। हमें यहां से क्या मिले? यहां से हमें मिले पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य यहां से हमें है जो मिले। प्राग ऐतिहासिक काल जो बहुत ज्यादा प्राचीन है, इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य जो प्राप्त नहीं होते। यहां से हमें केवल और केवल मिले या प्राप्त हुए तो क्या हुए? वे प्राप्त हुए हमें यहां से पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, यहां देखो, यहां हम देखते हैं तो यहां से हमें क्या है? यहां से हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गए, यहां से हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गए। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता देता हूं, प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको भी हम आगे 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल बहुत प्राचीन है, इसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, इसके केवल और केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले। और इसके अंदर हम अगर समय की बात करते हैं, समय की कि कौन सा समय हम है जो इसके अंदर है जो पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण यानी पाषाण काल, शॉर्ट में लिख लो आप इसको, पाषाण काल लिख लो बस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसको? पाषाण काल को। ठीक है, इसके अंदर हम किसे पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे पाषाण काल को। और पाषाण काल को भी हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर या नव पाषाण काल के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की चीजें अपने हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं आगे आद्य इतिहास के बारे में।
यानी आद्य इतिहास है, ये प्राग इतिहास से किस प्रकार से अलग है। यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आद्य इतिहास की हम बात करते हैं। आद्य इतिहास में क्या है, हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गई, लिखित साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं भाई, बिल्कुल हमें यहां से मिले हैं। लेकिन हुआ क्या, तो इतिहास क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ नहीं सके। लिखित साक्ष्य मिले और इन लिखित साक्ष्यों को, इन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं गए। इन लिखित साक्ष्यों को कोई भी पढ़ नहीं सका। क्या इस प्रकार का कोई टाइम पीरियड आता है जहां से हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गए लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को कोई पढ़ नहीं सका? बिल्कुल मिलते। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हमें मोहरे वगैरह, जो मोहर मिली थी पशुपतिनाथ की, उसके ऊपर कुछ लिपि में लेख लिखे हुए मिले। उन लेखों को आज तक कोई पढ़ नहीं सका कि क्या लिखे हुए, इसके अंदर क्या लिखे हुए। तो हमें इस समय के प्राचीन साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को कोई भी पढ़ नहीं सका, कोई भी पढ़ नहीं सका। तो वो क्या बन गए, वो एक प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य बन गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी क्या मिले हमें, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी हमें क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो मिले हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। समय की बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको पढ़ेंगे, इसको हम यहां हम पढ़ेंगे किसको, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है जो आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल। तो क्या है ये सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल। ये प्रश्न आप देख सकते हो किसके अंदर, ये प्रश्न आप देख सकते हो केवीएस का जो एग्जाम हुआ था जो 2018 का, उसके अंदर ये प्रश्न है जो पूछा गया है। केवीएस का एग्जाम था 2018 का, पुराना पेपर देखना, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता है आद्य इतिहास का भाग। ठीक है, अब हम देखते हैं इतिहास के अंदर इतिहास इनसे क्या अलग है। यहां देखोगे यहां लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य मिल गया, मतलब आधा इतिहास है, लिखित तो मिल गया लेकिन उन लिखे हुए साक्ष्यों को कोई पढ़ नहीं सका। यहाँ पर भी पुरातात्विक साक्ष्य है और यहाँ से भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिल गए। इसके अंदर हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, इसके अंदर आता है कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अंदर क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और अब यहाँ से आगे स्टार्ट होता है क्या, इतिहास या आधुनिक या वर्तमान काल। ठीक है, इतिहास या वर्तमान काल, इसकी क्या विशेषता है, ये किस प्रकार से अलग है, वो हम देखने वाले हैं। इसके अंदर हम बात करें तो यहां से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल लिखित साक्ष्य मिले हैं भाई, तभी तो इतिहास बना है, यहां से लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है। ठीक है, लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उन साक्ष्यों को पढ़ा गया है। आधे इतिहास में क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए वो आधा इतिहास है। यहाँ लिखित साक्ष्य मिले, उनको पढ़ भी लिया गया। और यहाँ से भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से भी हमें मिलते हैं कौन से, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जितना भी समय है वहां से लेकर के आज तक का जो समय है वो किस में आता है, इतिहास आधुनिक या वर्तमान के अंदर आता है। अब एक बार तीनों का कंपैरिजन रूप में समझो। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, यहां से लिखित साक्ष्य नहीं मिले। आधे इतिहास में लिखित साक्ष्य तो मिल गए लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। इतिहास कब हुआ, जब लिखित साक्ष्य मिले और उनको पढ़ भी लिया गया, इसलिए वो क्या बन गया, इतिहास बन गया।
यहाँ से भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले, यहाँ से भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले, क्योंकि साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और यहाँ से भी हमें क्या मिल गए, साक्ष्य मिल गए। तीनों जगह से साक्ष्य जो हमें उपलब्ध हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ेंगे और आद्य इतिहास काल के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। और बाकी जो सारी की सारी चीजें वो किसमें पढ़ेंगे, इतिहास या आधुनिक या वर्तमान वाले पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है तो एक बार दोबारा से आप थंब भेज दीजिए, थंब का निशान भेज दीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ ठीक है, आपको सारी चीजें हैं जो क्लियर हो गई है, एकदम से समझ आ गई है। फिर हम चलते हैं आगे, फिर हम चलते हैं आगे। ये पैनल पीडीएफ है जो आपको इस क्लास के बाद में है जो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है गुंजन जी, यस, ओके। ऑल इज वेल, ठीक है ठीक है। तनु बंसल जी, नरेंद्र जी, ठीक है, यस यस। आदरिश खान जी, महेश कुमार जी, ठीक है सर, ओके। अब चलते हैं आगे। अब यहां से हम देखते हैं कि भाई यहां से अपनी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब यहां से अपनी पृष्ठभूमि जो तैयार हुई क्या, कि हमें लिखित साक्ष्य है जो मिलने चाहिए। इसमें क्या है, हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, हमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल जब पढ़ रहे हैं, पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें पाषाण काल के किसी भी प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं? बिल्कुल हमें मिले। सबसे पहले कब मिले, कहां से मिले, ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें। अब केवल और केवल आपका फोकस आ जाना चाहिए यहाँ पर। अब केवल और केवल आपका फोकस है जो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ से प्रॉपर रूप से प्राग ऐतिहासिक काल है उसको क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य यहाँ लिख देता हूं मैं। ऐतिहासिक कालीन, प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, साक्ष्य या साक्ष्यों की बात करते हैं। सबसे पहले 1842 ईस्वी में, सबसे पहले 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर से, याद रखना, कर्नाटक के रायचूर से या कर्नाटक के रायचूर से, रायचूर के पास एक जगह कौन सी, लिंग सुगर, कौन सी जगह, लिंग सुगर। ये इस लिंग सुगर से पाषाण कालीन क्या मिले, औजार मिले। प्रथम साक्ष्य अगर हमें कहीं से प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी अपने प्राग ऐतिहासिक काल के, तो वो कहां से प्राप्त होते हैं, 1842 में सबसे पहले प्राप्त हुए। कहां से, कर्नाटक के रायचूर है, उसके पास एक स्थान है कौन सा, लिंग सुगर। वहां से हमें पाषाण कालीन औजार है जो मिले। अब ये पाषाण कालीन औजार कुछ इस प्रकार से हैं, जो हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने आपके लिए इमेज है जो बना के दी है। कुछ इस प्रकार के भद्दे आकार के, बड़े बड़े आकार के क्या थे, औजार हैं जो यहाँ से बने हुए थे। क्या मिले इसमें, यहां से मिले मान लो छुरे, क्या मिले, छुरे मिले। यहां से क्या मिले, फलक मिले। ठीक है, और यहां से मान लो खुरचने मिले। क्या मिले, खुरचने मिले। क्या मिले, यहां से खुरचने मिले। तो पाषाण कालीन जो औजार है, उन औजारों में बात करें तो फलक, चूरे, खुरचने, या अपन इसको खुरचनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, खुरचनी कह सकते हैं। इस प्रकार के, जैसे मान लो छुरा है तो इसको आप छुरा कह सकते हो। ये छुरा है, ये छुरा है। ठीक है, ये भी छुरे का भाग है। ये फलक हो गया, ये खुरचनी जैसी कोई चीज होगी, ये भी खुरचनी जैसी कोई चीज हो गई। तो सबसे पहले 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर के पास एक जगह कौन सी, लिंग सुगर, वहां से पाषाण कालीन औजार है जो मिले हैं। वहां से क्या मिले हैं, पाषाण कालीन औजार मिले हैं। ये सर्वप्रथम है, ये सबसे पहले हैं जो मिले हैं। अब अपन पढ़ते हैं तो मोस्टली जो किताबें हैं उन किताबों में ये चीजें नहीं दी, ये चीजें नहीं दी हुई, और मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जितनी किताबों का जो समायोजन है वो हमने किया है, वो किसी और ने नहीं किया है, वो किसी और ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई क्लियर। अब चले आगे, आगे चलते हैं, हम देखते हैं
पाषाण काल के बारे में। मैंने आपको बताया पाषाण काल है, पाषाण काल को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर इस स्लाइड पे अपन जाते हैं, तो मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल पे केंद्रित हो जाओ। अब सारी चीजें प्रागैतिहासिक काल की हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले, और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ हम इस समय में यानी प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। और पाषाण काल के हमें सबसे पहले जो साक्ष्य है वो 1842 ईस्वी में मिले। कहां से? कर्नाटक के रायचूर के पास लिंग सुगर नामक जगह से पाषाणकालीन औजार हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें छुरे हैं, फलक है और खुरचनी है जो शामिल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पाषाण काल को बहुत डिटेल से, बहुत ढंग से मैं चीजें आपको बताता हूँ, फिर बाद में लिखी हुई चीजें हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन पहले समझने की चीजें उनको समझिए आप। हम यहां से पढ़ने वाले हैं क्या? पाषाण काल। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या? पाषाण काल। ठीक है भाई, पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सबको पता है। पाषाण काल कितने भागों में डिवाइड है? ये 3 भागों में डिवाइड है। पाषाण काल है जो 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 में हम पढ़ते हैं क्या? पूरा पाषाण। नंबर हम क्या पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। साथ साथ इंडेक्स टाइप हम इसका अध्ययन करने वाले। नंबर 2 में हम बात करें, नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण। और नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में है उत्तर या नवपाषाण, उत्तर या नवपाषाण काल। ठीक है, इसको कहा जाता है मेगोलिथिक, इसको कहा जाता है मेसोलिथिक, और इसे कहा जाता है नियोलिथिक। ठीक है, मेगालिथिक ये है, मेगालिथिक ये है आपका, इंग्लिश में ध्यान रखना, ये है आपका मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, और ये है आपका नियोलिथिक, नियोलिथिक, ये है आपका क्या? नियोलिथिक। ठीक है, समय की बात करते हैं, किसकी? पूरा पाषाण काल का समय। पूरा पाषाण काल का समय है, ये रहता है आपका, पर मानते हैं 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के, इसका जो समय मानते हैं 50,000 से ले लो या 30,000 से ले लो। ठीक है, ज्यादातर अपने जो किताबें हैं वो 30,000 वाला मानती है, 50,000 से ले लो या उससे पहले भी इसमें आएगा सारा। ठीक है ना, चलो 30,000 से ले लो आप, 30,000 से ले लो, 50,000 से ले लो, इससे पहले का है वो भी पूरा पाषाण काल में ही आएगा। तो ये इसका शुरुआती समय है वो थोड़ा ऐसे ही है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 30,000 से लेकर के ये रहेगा आपका कहां तक है? 25,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये इसमें माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो माना जाता है आपका 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के ये आपका माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक माना जाता है? 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर पाषाण काल है, ये आपका माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक, मान लो आप 3,000 वर्ष ईसा पूर्व तक, 3,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का जो समय है वो इसमें माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख देता हूं मैं, ईसा पूर्व, 3,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का समय है जो माना जाता है। ठीक है, ये बात हुई समय की। क्या समय से अपना आंसर निकल जाएगा? नहीं। अब बनती है बात, अब इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि किस प्रकार से पूरा पाषाण मध्य पाषाण से अलग है, मध्य पाषाण से उत्तर पाषाण है वो किस प्रकार से अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कि आदि मानव की उत्पत्ति कहाँ होती है। आदि मानव की उत्पत्ति पता है कि जो पहले आएगा वहां पर पहले उत्पत्ति होती है, तो हम कहेंगे कि आदि मानव की जो उत्पत्ति है वो कहां पर हुई? आदि मानव की उत्पत्ति है जो पूरा पाषाण काल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो यहां तो लिखते हैं अपन आदि मानव की
आदि मानव की उत्पत्ति। ठीक है भाई, यहां आदि मानव की हो गई उत्पत्ति। इसके बाद आदि मानव थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती। सबसे पहले बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रहने के लिए उसको कुछ चीजें चाहिए, जहां वो प्रकृति से निर्मित जो चट्टानें थी, जो गुफाएं थी, वहीं पर ये रहा करता था। खाने के लिए या उसके उदर पूर्ति के लिए ये पशुओं का क्या करते थे, शिकार करता था। ये पशुओं का क्या करता था, शिकार करता था। तो इसमें बात करते हैं उदर पूर्ति या खाने के लिए ये क्या करता था, ये पशुओं का शिकार। पशुओं का ये क्या करता था, शिकार करता था, शिकार करता। ठीक है, शिकार करता यानी जो जानवर था, जंगली जानवर, उसको मारता, मार करके उसको खा लेता। यहां पर ये आदि मानव था, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, यानी एक जगह रुक के नहीं रहता था। ये एक जगह रुक करके नहीं रहता था। ये आदि मानव है जो एक जगह पर रुक करके नहीं रहता था, ये घुमक्कड़ था। तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, इसकी प्रवृत्ति थी घुमक्कड़। घुमक्कड़, या हम इसे कह सकते हैं यायावर। ये कैसा था, यायावर था, एक जगह से दूसरे जगह पर ये जाता रहता था। क्या ये समूह में रहता था, नहीं, ये रहता था अकेला। यहां आदि मानव है जो क्या है, अकेला रहता था। आदि मानव है जो अकेला रहता था। आदि मानव है अकेला रहता। यहां पर आदि मानव है जो क्या है, अकेला रहता था। अब पशुओं का जो ये शिकार करता था, शिकार करने के लिए इसको क्या चाहिए थे, इसको चाहिए थे औजार। इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था औजार। इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए था औजार। इसके औजार कैसे थे, इसके औजार बहुत बड़े औजार थे, बहुत भद्दे आकार के औजार। इनके औजार है वो आकार में कैसे थे, आकार में थे बड़े, आकार में थे बड़े, बड़े भी थे, और ये हम कह सकते हैं कि भद्दे भी थे। कैसे थे, भद्दे भी थे, भद्दे भी थे। अच्छा, औजार के रूप में इसने क्या बनाया, सबसे पहले बनाया इन्होंने हस्त कुठार। क्या बनाया इन्होंने, हस्त कुठार बनाया। हस्त कुठार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैंड एक्स। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हैंड एक्स, यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी है जो इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। क्या हमें इसके साक्ष्य मिले, बिल्कुल। जब साक्ष्य खोजे गए तो पूरा पाषाणकालीन औजारों में जो सबसे पहले औजार मिला वो क्या मिला था, वो हैंड एक्स ही मिला था। क्या मिला था, हैंड एक्स भी मिला था। और इस हैंड एक्स की खोज किसने की, डॉक्टर जो रॉबर्ट ब्रसफुट है उन्होंने की थी। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रसफुट को मद्रास के पास एक जगह है पल्लावरम, वहां से ये हस्त कुठार है जो इनको मिला था। वहां से उनको क्या मिला था, हस्त कुठार मिला। यानी एक और ले लेता हूं मैं यहां पर, हस्त कुठार। ठीक है, हस्त कुठार 1863 ईस्वी में, ठीक है, मद्रास के पास एक जगह है, मद्रास के पास है, कहां से, पल्लावरम से। पल्लावरम से इसको रॉबर्ट ब्रसफुट को, पल्लावरम से रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रसफुट को मिला, रॉबर्ट ब्रसफुट को मिला। ये क्या था, ये पूरा पाषाणकालीन औजार था। रॉबर्ट ब्रसफुट, रॉबर्ट ब्रसफुट है, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रसफुट। रॉबर्ट ब्रसफुट को क्या मिला था, हैंड एक्स से मिला था। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते तो यहाँ पर आदि मानव क्या था, यहाँ पर आदि मानव पूर्ण रूप से उपभोक्ता था। उपभोक्ता का मतलब चीजें जितनी उनके पास है उन सब का क्या कर लेता था, ये उपभोग कर लेता था। किसी भी प्रकार का
उत्पादन नहीं करता था और न ही किसी प्रकार का संग्रहण का कार्य ये करता था। यहाँ पर आदि मानव क्या था, पूर्ण रूप से उपभोक्ता था, यानी जो चीजें मिलती थी प्रकृति में उन सब का ही उपभोग कर लेता था, किसी भी प्रकार का संग्रहण करने की या फिर उत्पादन जो अन्य उत्पाद है जो उत्पादन करने की कोशिश है जो इनके द्वारा नहीं की गई थी। फिर बात करते हैं इनके क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र इनके कौन कौन से थे। आदि मानव के क्षेत्र की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में आदि मानव है जो सबसे पहले रहा होगा। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में ये सबसे पहले रहा था। कहां पर दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बात करें तो कुछ क्षेत्र है जैसे कुड़प्पा है, अंगोला है और चंगलेपुत, ये जगह है। कौन किन क्षेत्रों में रहा होगा ये, कुड़प्पा, अंगोला, अंगोला और एक है चंगलेपुत, चंगलेपुत, यानी मद्रास के आसपास, मद्रास और पल्लावरम के आसपास के ये क्या है, क्षेत्र है। मद्रास और पल्लावरम के आसपास के ये क्या थे, वे क्षेत्र थे। तो जो अपना पूरा पाषाण काल है इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर बता देता हूं मैं। अपन ने देखा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, मेगालिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इनका जो समय माना जाता है पूरा पाषाण काल का, उसका समय 30,000 या 50,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व, ये 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व और ये 10,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव की उत्पत्ति हुई, बात बिल्कुल से सही है। ये पशुओं का क्या करता था, शिकार करता था, एक जगह पर रुक के नहीं रहता था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का ये था, यानी घूमता रहता था, अकेला रहता था, किसी भी प्रकार का समूह है नहीं बना के रखता था। ये औजार, ये पशुओं के शिकार के लिए औजार का जो प्रयोग करता था वो औजार आकार में बड़े भी थे और भद्दे भी थे। कौन से औजार का सबसे पहले प्रयोग किया, तो वो कौन सा था, वो था आपका हस्त कुठार, जिसे कहा गया क्या, हैंड एक्स, जिसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया हैंड एक्स। क्या हम कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने जो सबसे पहले जो औजार बनाया, जिस औजार से शिकार करता था उसको हैंडेक्स भी कहा गया। क्या हमें ये साक्ष्य के रूप में कहीं से मिले हैं क्या, बिल्कुल हमें ये साक्ष्य के रूप में कहां से मिले हैं, ये मद्रास के पास एक जगह कौन सी, पल्लावरम, वहां से रॉबर्ट ब्रसफुट है जो पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज करता है। और कब करता है ये, 1863 ईस्वी में करता है। तो इसको ये हस्त कुठार है जो यहाँ से मिला था। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पूरा पाषाणकालीन औजारों या जो उपकरण है उनकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्रसफुट ने की थी। ये हैंडेक्स है, ये कहां से मिला, मद्रास के पास जगह कौन सी, पल्लावरम, यानी पल्लावरम से पूरा पाषाणकालीन आदि मानव का ये औजार था। यहाँ पर आदि मानव पूर्ण रूप से उपभोक्ता था, जो भी शिकार वगैरह करता था सेम टाइम पे किया, अपनी उदर पूर्ति करी और फिर ये दूसरी जगह पर चला जाता था, किसी भी प्रकार के संग्रहण का या अन्य उत्पादन का ये कार्य जो नहीं करता था। प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं, पूरा पाषाणकालीन आदि मानव है जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहता था, तो ये दक्षिण भारत में रहता था, कर्नाटक के आसपास, यानी जो मद्रास वाला जो है कर्नाटक है, तमिलनाडु, इन दक्षिण भारत का जो एरिया है वह रहता था, मद्रास के आसपास हम कह सकते हैं। या फिर दक्षिण भारत की कुछ और चुनिंदा क्षेत्र है जिसमें कोडप्पा है, अंगोला है और चंगलेपुत है जो प्रमुख है। यहाँ तक की चीजें हो चुकी है क्लियर। अब अगर यहाँ तक की चीजें आपको हो गई क्लियर तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए मुझे, ताकि मैं अब आपको मध्य पाषाण काल की जो चीजें हैं, मेसोलिथिक काल की जो चीजें हैं वो करवाता हूँ क्लियर। ये ज्यादा चीजें हैं नहीं, फिर हमें ज्यादा समय लगेगा किसमें, उत्तर पाषाण काल में। एक बार आप सभी थंब का निशान भेज दीजिए कि आपको सारी चीजें हैं जो एकदम से प्रॉपर है, समझ में आ रही है। महेश कुमार शर्मा, ठीक है सर, ओके। गुंजन जी, ओके। नरेंद्र जी, ठीक है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तन्मय जी, विमला जी, ठीक है, ओके, ऑल इज वेल। चलो देखते हैं मध्य पाषाण काल के
बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। अब देखो यहां जो आदि मानव काम करता था ना, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया, किसमें, पाषाण काल में। समय के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार आदि मानव में भी समय के अनुसार क्या है, परिवर्तन आया। पहला परिवर्तन क्या है, यहाँ पर आदि मानव शिकार करता था, यहाँ पर भी आदि मानव क्या करता है, शिकार करता है। मैं ठीक उसके सामने चीजें लिखता हूं ताकि आप इनमें क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो, आप इनमें क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। मैं इसके एकदम से सामने चीजें लिखता हूं। यहाँ लिखा है पशुओं का शिकार करता, यहाँ पर भी ये क्या करता, शिकार करता, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शिकार करता। यहाँ पर क्या था, घुमक्कड़ था, यायावर था। यहाँ पर भी क्या है, आदि मानव है, घुमक्कड़ था। यहाँ पर भी आदि मानव है, घुमक्कड़ था। यहाँ पर भी आदि मानव है, घुमक्कड़ था, ठीक है। घुमक्कड़ था या यायावर था, एक जगह पर रुक करके नहीं रहता था, ठीक है, यायावर था। यहां देखो तीसरी, इसमें जो चौथी चीज है वो क्या, अकेला रहता था, नहीं, यहां अकेला नहीं रहता था। यहां ये आदि मानव है, ये समूह में रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या है, समूह में रहता था। यहाँ आदि मानव है जो समूह में रहता था। यहाँ आदि मानव है जो समूह में रहता था, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ अकेला रहता था और यहाँ ये समूह में रहता था। यहाँ इनके जो औजार हैं, औजार बहुत बड़े थे। यहाँ इनके औजार हैं जो क्या हो गए, सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए। यहाँ इनके औजार हैं जो क्या हो गए, सूक्ष्म हो गए। यहाँ पर इनके औजार है जो क्या हो गए, एकदम से सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए। यहाँ इनके जो औजार थे जिनसे ये शिकार करता था, औजार, वो कैसे हो गए, वो हो गए सूक्ष्म, सूक्ष्म औजार हो गए। और इन औजारों को कहा जाता था, क्या कहा जाता, मैक्रोलिथ्स कहा जाता था। इन औजारों को क्या कहा जाता था, मैक्रोलिथ्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मैक्रोलिथ्स, मैक्रोलिथ्स कहा जाता था। सूक्ष्म थे, और इन औजारों को क्या कहा जाता था, मैक्रोलिथ्स कहा जाता था, ठीक है। ये औजार बनाने की तकनीक थी ना, इसमें इनके औजारों की तकनीक थी, वो भी मैं बता देता हूं। इनकी जो तकनीक थी एक, जिनसे औजार बनाते थे, तकनीक, उस तकनीक को कहा जाता था फ्लूटिंग। क्या कहा जाता था, फ्लूटिंग कहा जाता था। फ्लूटिंग तकनीक का नाम है, फ्लूटिंग, याद रखना आप, फ्लूटिंग। ये औजार बनाने की जो तकनीक थी ना, वो थी कौन सी, फ्लूटिंग। तकनीक कौन सी थी, फ्लूटिंग थी, ठीक है। जो इनके सामने थी वो चीजें सारी की सारी हमने यहाँ पर कर ली। यहाँ पर ये शिकार करता था, यहाँ पर भी शिकार करता था, लेकिन शिकार के साथ साथ यहाँ पर ये क्या करने लग गया था, यहाँ पर ये पशुपालन भी करने लग गया था। यहाँ पर पशुपालन भी इन्होंने क्या है, किया था। यहाँ पर इन्होंने पशुपालन का है वो भी कार्य है जो किया था। और पशुपालन के अंदर हम बात करते हैं, पशुपालन के अंदर हम बात करते हैं, तो एक मिनट, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये पशुपालन का कार्य भी करता था, पशुपालन का कार्य भी करता था। और पशुपालन के रूप में इन्होंने सबसे पहले जिस पशु का पालन किया, पशुपालन का कार्य किया, पशुपालन में सबसे पहले सवान को, किसको, सवान या कुत्ते को, कुत्ते को पाला इन्होंने। क्या है, कुत्ते को पाला, सबसे पहले सवान या कुत्ता, कुत्ते को पाला। सवान या कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने पाला, या सबसे पहले पशुपालन में जो अपना जो पशु है, जो पालन के रूप में सबसे पहले इन्होंने किया, किसका किया, कुत्ते का किया। कैसे कह सकते हैं कि कुत्ते का सबसे पहले इन्होंने, कुत्ते को ही पालतू पशु के रूप में इन्होंने सबसे पहले पाला। कोई साक्ष्य मिले हैं क्या, बिल्कुल साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्यों की बात करते हैं, दो जगह से साक्ष्य मिले। एक तो है आदमगढ़, एक तो कौन सा, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है ये है आपका यूपी में। कहाँ पर है, यूपी में। और दूसरा हमें साक्ष्य मिलता है बाघोर, राजस्थान से। दूसरा साक्ष्य मिलता है बाघोर से। दूसरा साक्ष्य कौन सा है, बाघोर,
और बाघोर कहाँ है? बाघोर है आपका राजस्थान में। बाघोर आपका कहाँ है? बाघोर है आपका राजस्थान में। बाघोर कहाँ है? बाघोर है आपका राजस्थान में। यहां से हमें मिलते हैं इसके साक्ष्य कि आदि मानव ने जब पशुपालन का कार्य किया तो इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को या श्वान को अपना पालतू पशु है जो बनाया था। कुत्ते को या श्वान को अपना जो पालतू पशु है जो बनाया था। ये चीजें ये थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, फ्लोटिंग तकनीक अलग है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब चलते आगे। अब इस पेज पे आ गए हस्त कुठार। यहां से भी औजार मिले जिनको मैक्रोलिथ्स कहा गया। कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मैक्रोलिथ जो औजार थे, औजारों को क्या कहा? आकार में छोटे हो गए ना, ठीक है। आकार 1 से 4 इंच के हो गए इनके आकार, और इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया मैक्रोलिथ्स। क्या कहा गया इसको? इसको मैक्रोलिथ्स कहा गया। मैक्रोलिथ्स है जो इनको कहा गया, किनको? औजारों। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसमें क्या था? इसमें आदि मानव बिल्कुल से यायावर था। मध्य पाषाण काल में ये क्या है? ये थोड़ा सा अपग्रेड यानी समूह में रहने लग गया। और इसके बाद नव पाषाण काल में इन्होंने स्थायी बसावट भी कर ली। इसका मतलब मध्य पाषाण काल में कुछ चीजें तो नव पाषाण काल वाली मिल रही है और कुछ चीजें हैं जो पूरा पाषाण काल की मिल रही है। यानी पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का काल था। इस वजह से इसे हम कह सकते हैं क्या? संक्रमण का काल, यानी मिला जुला। संक्रमण का मतलब मिला जुला, संक्रमण, संक्रमण का काल। इसे संक्रमण का काल भी कहा जाता है। अगर मैं चाहता तो पीपीटी वाले मोड से आपको फटाफट पढ़ा देता, लेकिन नहीं, ऐसा अपना उद्देश्य नहीं। अपना उद्देश्य ये कि जो चीजें पढ़ रहे हैं प्रॉपर आपको समझ में आनी चाहिए। संक्रमण का काल। अच्छा, इसके अंदर हमने देखा यहाँ पर उपभोक्ता। यहाँ पर भी आदि मानव क्या था? यहाँ पर भी आदि मानव है जो उपभोक्ता था। उपभोक्ता था। यहाँ पर भी आदि मानव किसी भी प्रकार के संग्रहण का जो कार्य जो नहीं करता। ठीक है, यहां तक की चीजें आ गई एकदम से क्लियर। अब चलते हैं नवपाषाण काल में। अब चलते हैं किसमें? नवपाषाण काल में। यहां हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। सबसे पहले नवपाषाण काल में यहाँ आदि मानव की उत्पत्ति हुई। यहाँ आदि मानव ने पशुपालन का, यहाँ आदि मानव शिकार पर था। यहाँ आदि मानव है जो पशुपालन का कार्य जो करना शुरू कर देता है। यहाँ आदि मानव अकेला रहता, यहाँ आदि मानव है जो समूह में रहता। और यहाँ पर आदि मानव ने क्या कर ली? स्थायी बसावटें कर ली। यहाँ पर आदि मानव ने क्या कर ली भाई? स्थायी बसावट कर ली। ये आप बराबर लिख लेना, इसके बराबर लिख लेना आप, है ना। स्थायी बसावट, स्थायी बसावट कर ली। क्या हमें स्थायी बसावट के कोई साक्ष्य मिले? बिना साक्ष्य के तो अपन बात ही नहीं करेंगे। बिना साक्ष्य के तो अपन मान ही नहीं सकते, सिद्ध ही नहीं कर सकते। तो स्थायी बसावट के हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है आपका पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो यहां चीजें हुई, क्या हुई? यहाँ आदि मानव अकेला रहता, यहाँ आदि मानव है जो समूह में रहता, और यहाँ आदि मानव ने क्या कर ली भाई? स्थायी बसावटें कर ली। जब समूह में रहेगा तभी तो स्थायी बसावट करेगा। ये दिन में अपना शिकार वगैरह जो भी खेती बाड़ी जो भी करता, लेकिन शाम को आकर के एक जगह पर ये रहता, सॉरी, एक जगह पर रहता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पशुओं का शिकार करता। यहाँ पर इन्होंने पशुओं का पालन कार्य है जो शुरू कर दिया। यहाँ पर पशुपालन के साथ साथ इन्होंने कृषि कार्य भी कर दिया। यहाँ नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आदि मानव ने पशुपालन के साथ साथ, यानी पशुओं को पालन करने के साथ, पशुओं को केवल शिकार का माध्यम ही नहीं, अपनी उदर पूर्ति के लिए उपयोग नहीं करता था। ये पशुओं को पालता, पाल करके उनको उनसे जैसे अन्य उत्पाद प्राप्त करता था। जैसे मान लो गाय को पाला
तो गाय को चारा वारा डालेंगे तो वो दूध देगी, तो उससे अन्य प्रोडक्ट जो बनाएंगे। कहने का मतलब है इन्होंने यहाँ पर कृषि कार्य जो शुरू कर दिया, यानी पशुओं के लिए और भी जो चीजें हो सकती है जिससे पशुओं का शिकार न किया जाए, उनको बचाया जाए, खाने के लिए किसी और चीजों का उत्पादन है जो किया जाए, ऐसा कार्य है जो आदि मानव ने यहाँ पर शुरू कर दिया था। आदि मानव ने यहाँ पर शुरू कर दिया था। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं पशुपालन के साथ इन्होंने क्या कार्य किया, कृषि कार्य। कृषि कार्य, कृषि कार्य शुरू किया। क्या हमें कृषि कार्य के साक्ष्य मिलते हैं? बिल्कुल। प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो भी हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। तो यहाँ दो चीज ध्यान रखना, स्थायी बसावट के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। अब व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति कृषि करेगा, व्यक्ति खेती करेगा। कृषि करेगा, व्यक्ति खेती करेगा। अच्छा, खेती कर ली, खेती करने के बाद वो अनाज वगैरह जो भी चीजें निकालता है उनको निकालने के बाद किसमें भरेगा? आजकल तो ये प्लास्टिक के कट्टे वगैरह आ गए, लेकिन उस टाइम कट्टे वगैरह नहीं थे। तो इन्होंने क्या है, उस अनाज को भरने के लिए क्या बनाए? मृद भांड बनाए। क्या बनाए? मृद भांड बनाए। अनाज भरने के लिए क्या बनाए? मृद भांड बनाए। तो मृद भांड भी इन्होंने क्या है? बनाए। मृद भांड बनाए, और वह भी किसके? कुम्हार की चाक पर। कुम्हार की चाक पर। कुम्हार की चाक पर क्या बनाए? मृद भांड बनाए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मृद भांड बनाने के, कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन के जो साक्ष्य हैं वो किस काल के हैं? तो किस काल के हैं? नवपाषाण काल के। मृद भांड बना ले कि उनके अंदर इन्होंने क्या है, वो अनाज ये भर लेता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मृद भांड है, इनको सजाने का कार्य चल गया। सजाने का थोड़ा और डिजाइन इनके ऊपर बनाया गया। तो डिजाइन के रूप में मृद भांड के ऊपर इन्होंने क्या की? चित्रकारी की। तो मृद भांड के ऊपर इन्होंने क्या की? चित्रकारी की। तो हम कह सकते हैं चित्रकला की शुरुआत। चित्रकला की जो शुरुआत है, चित्रकला की शुरुआत है, वो भी कहां से हुई? वो भी नवपाषाण काल से हुई थी। ठीक है, अब मृद भांडों में भर करके ये क्या लेके आएगा? घर पे लेके आएगा। पहले तो मान लो एक एक कंधे पे उठा करके, सर पे उठा के घर पे लाता था, लेकिन बाद में इनके दिमाग में है कि यार अपन क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि बहुत सारे 10 15 20 को एक साथ घर ले जाया जाए। 20 30 50 को एक साथ घर ले जाना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। और गाड़ी किससे चलती है? पहिए से चलती है। तो यहाँ पर आदि मानव ने किसका आविष्कार कर लिया? आदि मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। यहाँ पर आदि मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। तो पहिए का आविष्कार भी कहाँ हुआ? पहिए का आविष्कार है जो आपका नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ? घर पे ले आया, घर पे ले आने के बाद उनको स्टोर कर दिया। अब शुरुआत में आप देखोगे तो आपको पूरा पाषाण काल में आपने देखा कि आदि मानव है जो पशुओं को डायरेक्ट मारता और खा लेता, यानी शिकार करता और अपनी उदर पूर्ति कर लेता था। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते आदि मानव ने खेती करना भी शुरू कर दिया था। यानी पशुओं पूर्ण रूप से शिकार पर ये निर्भर नहीं था। अब ये क्या है, धीरे धीरे जैसे शिकार करके भी अगर ये खाता तो उसको पका करके खाता। मान लो इन्होंने खेती करी, खेती करने के बाद जो भी रोटियां वगैरह बनाएगा तो इनको आग की आवश्यकता पड़ेगी, रोटियां पका करके ये खाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर आग का आविष्कार हुआ। किसका आग का आविष्कार हुआ? कहा जाता है कि वो आदि मानव ने किसी शिकार के पीछे पत्थर फेंका, घास के ढेर में एक पत्थर पड़ा था, उसके ऊपर जाकर के पत्थर गिरा तो वहां से आग की उत्पत्ति हुई।
सही बात है, वैसे आग की उत्पत्ति हुई होगी। और कहा जाता है कि आग तो मध्य पाषाण काल में थी, लेकिन आदि मानव को पता नहीं था कि इसका उपयोग क्या है। इन्होंने उपयोग नवपाषाण काल में करना शुरू किया। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछा जाए कि आग की उत्पत्ति कब हुई तो आप डायरेक्ट लिख देना कब हुई, नवपाषाण काल। तो आग की उत्पत्ति यानी आदि मानव ने आग का उपयोग यहाँ पर ही सीखा, तो आग का आविष्कार या आग का आविष्कार कहेंगे हम, ठीक है, खोज हुई थी, ठीक है, आविष्कार। आग का आविष्कार है वो भी आपका नवपाषाण काल में हुआ था। बात कर लेते हैं यंत्रों की, बात कर लेते हैं यंत्रों की। यहाँ पर बहुत बड़े औजार थे, यहाँ पर औजार है जो छोटे हो गए थे, लेकिन यहाँ पर औजार को भी क्या है, चिकना बनाया गया, नुकीला बनाया गया, पोलिशदार बनाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार करे। तो यहाँ पर इनके जो औजार थे, यहाँ पर इनके जो औजार थे, उन औजार पर क्या की गई, पॉलिश की गई। क्या की गई, पॉलिश की गई। औजार पर क्या की गई, पॉलिश की गई। पॉलिशदार औजार है जो इनके द्वारा बनाए गए, पॉलिशदार औजार है जो इनके द्वारा बनाए गए थे। यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये क्या था, उपभोक्ता था, यहां पर उपभोक्ता था। लेकिन यहां बात करते हैं नवपाषाण काल में, ये उपभोक्ता तो था ही था। ये क्या था, उपभोक्ता तो था ही था। उपभोक्ता के अलावा ये जो आदि मानव है ये उत्पादन कार्य भी करता था, तो हम कह सकते हैं कि ये उत्पादक भी था, उत्पादक भी था, उत्पादक था। ये आगे के लिए स्टोर करके भी रखता था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आदि मानव जो खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था, यानी इसको स्टोर करके रखता था, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक था, बिल्कुल। लास्ट में हमने देखा निवास स्थान कि ये आपका जो आदि मानव है ये पूरा पाषाण काल में दक्षिण भारत में रहता था ज्यादातर। मध्य पाषाण काल में ये मध्य पाषाण यानी मध्य भारत तक आ गया था। और फिर अगर हम बात करें नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में ये संपूर्ण भारत में था। नवपाषाण काल में इनके क्षेत्र की बात करते हैं, इनके क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्षेत्र इनका संपूर्ण भारत, क्योंकि हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान तक इनके जो साक्ष्य हैं जो मिले हैं, तो संपूर्ण भारत, वर्तमान भारत नहीं, संपूर्ण भारत, जो प्राचीन भारत था, वो जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र जब साथ में हुआ करता था, वहां तक ये आदि मानव जो फैला हुआ था नवपाषाण काल तक। लेकिन प्रधान केंद्र आता है इसमें एक, कौन सा, प्रधान केंद्र है। प्रधान केंद्र जैसे आज भी कहते हैं ना राजधानी कौन सी, कैपिटल भारत की कौन सी, दिल्ली, तो उसी प्रकार इनका जो प्रधान केंद्र था वो कौन सा था, वो था बेलारी। कौन सा, बेलारी, कर्नाटक में है, ठीक है, बेलारी। प्रधान केंद्र कौन सा था, बेलारी था। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें हैं जो कंप्लीट है, जो आपको समझ में आ चुकी है। एक बार तीनों का मैं रिवीजन एक साथ करवा देता हूं, ठीक है। देखो पूरा पाषाण काल, पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। समय 30,000 से 25,000, 25,000 से 25,000 से 10,000, और 10,000 से बात करें तो ये आएगा कौन सा, आपका 3,000 ईसा पूर्व तक का समय है जो माना जाता है। यहां आदि मानव की उत्पत्ति हुई। यहां पर आदि मानव है जो पूर्ण रूप से पशुओं के शिकार पर निर्भर था। यहां पर बात करें तो आदि मानव शिकार तो करता ही करता था, शिकार के साथ साथ ये पशुपालन का कार्य भी करता था। किसका कार्य करता था, पशुपालन का कार्य है ये करता था। और यहां पर आदि मानव ने क्या है, स्थायी बसावट है जो कर ली थी, यानी पशुपालन करता था। और पशुपालन के रूप में इन्होंने सबसे पहले श्वान को, कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं कि आदमगढ़ जो कहा यूपी में, बाघोर जो राजस्थान में, वहां से आदि मानव के द्वारा कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाने के साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं, कहां से, मध्य पाषाण काल के। यहाँ आदि मानव घुमक्कड़ था, यहाँ पर भी घुमक्कड़ था यानी यायावर था, लेकिन जहां एक जगह पर आकर के रहने लगे, यानी स्थायी बसावट कर लिया, अपना घर बना लिया, अपना गांव बना लिया। यहाँ अकेला रहता था, यहाँ आदि मानव समूह में रहता था, और यहाँ पर भी क्या समूह में रहता, तभी तो इन्होंने क्या स्थायी बसावट कर ली।
स्थायी बसावट के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं औजार की, बात करते हैं तो यहाँ औजार इनके बड़े आकार के थे, भद्दे थे। और हम बात करते हैं तो औजार के रूप में हमें हस्त कुठार है जो सबसे पहले यहाँ से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण में बात करें तो औजार के रूप में हमें सूक्ष्म औजार प्राप्त होते हैं जिन्हें मैक्रोलिथ्स कहा जाता था। और ये मध्य पाषाण काल के जो औजार बनाए गए, इन औजारों की जो तकनीक थी, उस तकनीक को क्या कहा गया? उस तकनीक को कहा गया फ्लूटिंग। क्या कहा गया? तकनीक को कहा गया फ्लूटिंग। ठीक है, यहां देखते हैं पूरा पाषाण काल में आदि मानव का जो औजार था जिसे हस्त कुठार कहा गया, हस्त कुठार है जो 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज कर रहा था, उस टाइम उसे हस्त कुठार मिलता है। और ये कहां से मिलता है? ये मद्रास के पास एक जगह कौन सी? पल्लावरम, वहां से ये मिलता है। यहां पर बात करते हैं, इनको मैक्रोलिथ्स कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में कुछ चीजें तो है जो पूरा पाषाण काल की, कुछ चीजें हैं जो नव पाषाण काल की नजर आती है, इसलिए हम इसे संक्रमण का काल कहते हैं। यहां पर हम बात करते हैं नव पाषाण काल में, तो यहाँ आदि मानव है, इन्होंने पशुपालन के साथ साथ कृषि का कार्य जो शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में हमें कृषि के जो प्रथम साक्ष्य हैं, जो प्राचीनतम साक्ष्य है, जो प्राप्त होते हैं। मृद भांड का बनाने का कार्य भी इन्होंने नवपाषाण काल में शुरू किया। चित्रकला की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हुई। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में, आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। और औजार की बात करें तो इन्होंने औजार पर यहाँ पर केवल और केवल पॉलिश की थी। ठीक है, यहाँ आदि मानव उपभोक्ता था, यहाँ पर उपभोक्ता था, यहाँ पर उपभोक्ता के साथ साथ ये क्या था? उत्पादक भी था, उत्पादक भी था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये खाद्य संग्राहक था। फिर हम बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो दक्षिण भारत तक सिमटा हुआ था, वहीं रहता था। प्रमुख क्षेत्र कुड़प्पा, अंगोला और चंगलेपुत है। मध्य पाषाण काल में ये मध्य भारत तक आ जाता है। और उत्तर पाषाण काल की बात करें तो उत्तर पाषाण काल तक आते आते ये संपूर्ण भारत में फैल गया। और इनका जो प्रधान केंद्र है वो कौन सा रहा था? बेलारी रहा था। प्रधान केंद्र कौन सा रहा था? बेलारी रहा था। कुम्हार की चाक पर जो चित्रकारी है, जो जो बर्तन बनाने की जो कला है, वो किस काल में शुरू हुई? वो शुरू हुई थी आपकी नवपाषाण काल में। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई तो एक बार आप थंब का निशान भेज दीजिए। ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। आप जब नोट्स बनाओ, बाद में जब आप देखो, अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहे तो आप इनमें क्या कर लेना? देख करके लिख लेना, इनमें देख करके लिख लेना। इसमें एक चीज और है, तांबे का प्रयोग है जो आदि मानव ने है, जो नवपाषाण काल में है, जो कर लिया। ठीक है, एक बार थंब का निशान भेज दीजिए। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई तो एक बार आप, हाँ गुंजन जी, यस यस। महेश कुमार शर्मा, यस। श्वेता गौतम, ओके। नरेंद्र जी के किस, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ऑल इज वेल। चलो चलते हैं आगे। अब आगे चीजें हैं वो देखते हैं। अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, वहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें जो आपको याद रखनी, वो मैं आपको लिखा देता हूं। एक चीज आता है, कौन सा? क्वार्टाजाइट पत्थर। कौन सा पत्थर है? क्वार्टाजाइट पत्थर। कौन सा पत्थर की बात कर रहा है? ये क्वार्टाजाइट पत्थर की बात कर रहा है। पूरा पाषाणकालीन जो आदि मानव था, वो अपना जो हथियार बनाता था ना, वो इस क्वार्टाजाइट पत्थर से बनाता था। ये आपको याद रखना है। कौन से पत्थर से बनाता था? क्वार्टाजाइट पत्थर से बनाता था। तो कौन सा मानव? पूरा पाषाण युग का मानव। पूरा पाषाण युग का मानव अपने हथियार बनाता था। कौन से पत्थर से? क्वार्टाजाइट पत्थर से। एक पत्थर और आता है, फ्लिंट पत्थर। फ्लिंट पत्थर एक और आता है, कौन सा? फ्लिंट पत्थर। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, फ्लिंट पत्थर। फ्लिंट
फ्लिंट, जिसे हम कहते हैं चकमक का पत्थर, चकमक पत्थर। दो पत्थर याद रखने आप। क्वार्टाजाइट से आदि मानव क्या बनाता था? हथियार बनाता था। फ्लिंट पत्थर से, यानी जो चकमक का पत्थर है, इससे आदि मानव क्या करता था? चित्रकारी करता था। क्या करता था आदि मानव? चित्रकारी करता था, चित्रकारी करता था। ठीक है, चीजें आपको क्लियर? दो पत्थर आपको याद रखना। फ्लिंट पत्थर से आदि मानव क्या करता था? चित्रकारी करता था, यानी नुकीला पत्थर हुआ करता था, उससे चित्रकारी करता था। और एक पत्थर है, कौन सा? क्वार्टाजाइट पत्थर, जिससे पूरा पाषाण युग का जो मानव है वो अपने हथियार बनाता था। यहाँ तक की चीजें क्लियर? अब देखो आगे। भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? मैंने बताया था आपको, भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य है, ये किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्रसफुट ने। किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्रसफुट ने, रॉबर्ट ब्रसफुट ने। क्या कार्य किया इन्होंने? इन्होंने औजार वगैरह खोजे, यानी खोज का कार्य किया। कब किया इन्होंने? 1863 ईस्वी। कब किया? 1863 ईस्वी में। क्या खोजा? खोजा हैंड एक्स। क्या खोजा? हैंड एक्स। हैंड एक्स मिला इसको। क्या मिला इसको? इसको हैंड एक्स मिला। कहां से मिला? ये मिला था पल्लावरम से। पल्लावरम से। पल्लावरम कहाँ है? मद्रास के पास है। ठीक है, मद्रास के पास, मद्रास के पास। ठीक है, तो भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? रॉबर्ट ब्रसफुट ने किया। कब किया? 1863 में किया। कहां पर किया? पल्लावरम में किया। पल्लावरम में किया। क्या मिला इसको पल्लावरम से? पल्लावरम से इसको मिला था हैंड एक्स। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका, एक बार यहाँ पर भी बता चुका हूं। यहां तक की चीजें जो आपको हो चुकी है क्लियर। अब देखते हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है, उनकी बात करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहां से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। कहां से मिलता है? ये मिलता है नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से। नर्मदा नदी घाटी से। कहाँ है ये नर्मदा नदी घाटी? ये नर्मदा नदी घाटी है आपकी एमपी यानी मध्य प्रदेश। यहाँ पर खोज का कार्य किसने किया? यहाँ पर किया था डॉक्टर अरुण सोनकिया। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने, डॉक्टर अरुण सोनकिया को नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा से एक खोपड़ी मिली थी। क्या मिली थी? एक खोपड़ी मिली थी। हथनोरा से क्या मिली थी? एक खोपड़ी मिली थी। यहाँ पर नर्मदा नदी घाटी से साक्ष्य मिले और खोज का कार्य सन 1982 ईस्वी में किया गया। सन 1982 ईस्वी में डॉक्टर अरुण सोनकिया, याद रखना, डॉक्टर अरुण सोनकिया को, डॉक्टर अरुण सोनकिया को हथनोरा से खोपड़ी मिली। हथनोरा से क्या मिली थी? खोपड़ी मिली थी। हथनोरा से क्या मिली थी? इसको खोपड़ी मिली थी। हथनोरा से मिली थी इसको खोपड़ी। तो दोनों चीजें याद है। फ्लिंट पत्थर की बात करें, फ्लिंट पत्थर बोलो, चकमक पत्थर बोलो, आदि मानव क्या करता था? चित्रकारी में काम में लेता था। क्वार्टाजाइट पत्थर से ये पूरा पाषाणकालीन हथियार बनाता था आदि मानव। ठीक है, भारत में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य जो किसने किया था? रॉबर्ट ब्रसफुट ने किया था। कब किया था? 1863 में किया था। कहां पर किया? पल्लावरम से, पल्लावरम में किया। क्या मिला इसको? इसको हैंडेक्स मिला। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। कहां से? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। और नर्मदा नदी घाटी से मिले, हम ऐसे कह सकते हैं नर्मदा नदी घाटी से मिले,
ये कहाँ है? नर्मदा नदी घाटी है जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर खोज का कार्य सन 1982 ईस्वी में डॉक्टर अरुण सोनिकिया ने किया, और डॉक्टर अरुण सोनिकिया को यहाँ से मानव की खोपड़ी है जो मिली थी, मानव की खोपड़ी मिली। बिना साक्ष्य के तो हम बात ही नहीं करते, बिना साक्ष्य के तो हम बात ही नहीं कर सकते। हम याद करने से क्या मतलब, अगर साक्ष्य नहीं है, किसी ने लिख दिया तो क्या मतलब। अगर हमें भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्यों की बात करें तो नर्मदा नदी घाटी से मिले। चलो अपनी बची हुई जो क्लास है उसको हम करेंगे कल कंटिन्यू। यहाँ तक की चीजें आप पढ़ लीजिए। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।